नमस्कार आप सबका। मैं अनुशक्ति आज द हिंदी प्लस की ओर से आपके साथ हूँ। आप लोग लगता है अभी कोई आया नहीं है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आप लोगों का, जब तक मुझे एक आध कमेंट दिख जाएंगे फिर मैं अपनी बातें शुरू करूँगी। उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं सबसे पहले आज अपनी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ इरफान खान साहब को और ऋषि कपूर जी को। दोनों के दोनों लोग बहुत ही महान कलाकार थे और ऐसे कलाकार थे जिनका किया हुआ काम सालों सालों तक चलता हुआ रहेगा, सालों सालों तक लोगों के जहन में रहेगा। इरफान खान, आज जब मैं इरफान खान की करियर की ओर देखती हूँ, इरफान खान के किए गए काम की ओर देखती हूँ, तो इरफान खान बेमिसाल एक्टर के तौर पर ही उभर कर नहीं सामने आते हैं, बल्कि बेमिसाल इंसान के तौर पर भी उभर कर सामने आते हैं। सबसे बड़ी खूबी उनकी क्या थी कि इंडस्ट्री में तमाम तरीके के लोग हैं। शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, खान क्लैन है, एक अलग क्लैन है कपूर्स का, एक क्लैन है रणवीर सिंह हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो स्टार किड्स हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष करके आए हैं, और हर किसी की एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा है। इरफान खान के साथ सबसे सुंदर बात ये थी कि उनकी किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं थी। वे किसी होड़ में नहीं थे। अपनी है मंजिलें और अपनी है दौड़ वाला जो जुनून था वो उनमें था। बहुत सारे उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म्स में काम किए हैं। एक फिल्म में जिसमें एक साथ पाँच पाँच छः छः, किसी किसी फिल्म में तो 10-10 स्टार होते थे, लेकिन हर बार इरफान खान अलग नज़र आते थे, अलग ही चमकते थे। तो ये ये एक दिन से नहीं आ जाता है। ये लोगों की शख्सियत में ये चीज़ होती है कि अपना काम करते जाना है और बढ़ते जाना है। तो आज संभवतः वही उनकी शख्सियत, उनकी व्यक्तित्व का वही हिस्सा था जिसकी वजह से हम उनसे उतना प्रेम करते थे कि एक साथ पूरा हिंदुस्तान रो रहा था। इरफान खान साहब को तो फिर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि मेरी ओर से। ऋषि कपूर साहब भी वे इंसान थे जिसकी वजह से हमारे मम्मी पापा की जनरेशन ने प्यार करना सीखा था। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे और दिल दिया और प्यार किया। मतलब उस वक्त जब पूरी दुनिया टैबूड थी, जब लोग बात नहीं कर रहे थे प्यार के बारे में खुलकर, ऋषि कपूर साहब सामने आए, उन्होंने प्यार के बारे में खुलकर बातें की। तो दोनों ही लोग, ऋषि कपूर साहब हो या इरफान खान साहब हो, मैं मानती हूँ शौक की लहर है, लेकिन ये वक्त वह भी है जब हमें उनके किए हुए काम को सेलिब्रेट करना है, उनके व्यक्तित्व को, उनकी जिंदादिली को, उनकी अलहदा शख्सियत को सेलिब्रेट करना है। तो हम आगे बढ़ें अपनी बात पर, उससे पहले मैं एक बार पुनः उन दोनों महान आत्माओं को श्रद्धांजलि, महान कलाकारों को श्रद्धांजलि। अच्छा, तो हमारा आज का टॉपिक है, हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वह टॉपिक है युवा लेखन में साहित्यिक चुनौतियाँ। युवा लेखन में साहित्यिक चुनौतियाँ। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो टॉपिक ये होगा, साहित्य लेखन में युवाओं के लिए चुनौतियाँ। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि अरे, इस वक्त जब इतने सारे युवा महोत्सव किए जा रहे हैं, जब युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रश्रय मिल रहा है, लोग इतने सारे युवाओं को सुनने के लिए आ रहे हैं, तो फिर मैं क्यों कह रही हूँ कि साहित्य लेखन में युवाओं के लिए चुनौतियाँ। जी, दरअसल सबसे पहली बात, जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो मेरा मन होता है पूछने का कि हिंदी साहित्य में दरअसल युवा हैं कौन? 20 साल की उम्र वाले, 30 साल की उम्र वाले, 40 साल की उम्र वाले, 50 साल की उम्र वाले? हम यहाँ युवा तय कैसे करते हैं? किस आधार पर? लेखन के आधार पर या उम्र के आधार पर? जरा बहुत दिन पहले एक कॉन्सेप्ट सुना था मैंने, वरिष्ठ युवा, युवा और नव युवा। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं कहाँ आती हूँ, मैं नव युवा हूँ, वरिष्ठ युवा हूँ या फिर युवा हूँ? तो जब युवाओं का ही वर्गीकरण हो जाए, जब युवाओं के बारे में ही बहुत सारे डिफ्रेंशिएशंस हो जाए, तो आप फिर सोचने लग जाते हैं कि युवाओं के लिए चुनौतियाँ किस तरह से और कैसे रह जाती हैं। वैसे बहुत सारे यह सुखद बात है हिंदी साहित्य की कि 20 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक के लोग उसी युवता से, उसी ओज से, उसी जोश से भरकर लिख रहे हैं। और यह शायद किसी और भाषा में मिलना तनिक मुश्किल है। और पंकज जी नमस्कार। अभी लोगों के मैसेज आना शुरू हो गया है। प्रवीण जी लिख रहे हैं, प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रवीण जी। पंकज जी लिख रहे हैं नमस्कार। नमस्कार पंकज जी।
युवाओं के लिए अच्छा, अब हम वापस मुद्दे पर आते हैं। युवाओं साहित्यिक, हमारा टॉपिक फिर से मैं वापस आती हूँ, युवा लेखन में साहित्यिक चुनौतियाँ। तो मैं फिर से टॉपिक टिल्ट करूँगी, साहित्य लेखन में युवाओं के लिए चुनौतियाँ। तो युवाओं के लिए चुनौतियाँ, मैं जो बात करूँगी कि युवाओं के लिए बहुत तरीके की चुनौतियाँ हैं। युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है अनुभव, कि हम किस तरह से लिखें, अनुभव के आधार पर लिखें या फिर हम जिस तरह से दुनिया को परसीव करना चाहते हैं उस आधार पर लिखें। तो चुनौती, और हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे परसेप्शन को हमारे वरिष्ठ किस तरह से लेंगे। अब बहुत बार, चूंकि देखिए एक जनरेशन, आप सब लोग जनरेशन गैप के बारे में जानते होंगे। बहुत बहुत लाजिम है कि मैं जिस तरह से सोचती हूँ उस तरह से शायद मुझसे 10 साल बड़े लोग नहीं सोचते होंगे, या फिर मैं जिस तरह से सोचती हूँ मुझसे 10 साल छोटे लोग नहीं सोचते होंगे। तो साहित्य, ये जो जनरेशन गैप है वो सिर्फ परिवार में नहीं होता है, ये जनरेशन गैप साहित्यिक विधाओं में भी है। मतलब ये सिंपल छोटी सी बात है कि आप मान लीजिए कोई हमारे ज़माने में अभी फिल्में जो आ रही हैं हमारे लिए बहुत नॉर्मल फिल्में हैं, जैसे कबीर सिंह में कबीर सिंह के गुस्से को हटा दीजिए, तो लड़की जो है, वही नायिका जो है, वो नायक के साथ बाइक पर आगे बैठती है और पहल करके किस करती है। ये शायद मेरे लिए बहुत नॉर्मल हो जाए, मेरे लिए बहुत ही आम बात है नायिका का पहल होना। हम लोग इसे क्यों नहीं नायिका भी पहल करे, हम इसे बहुत आम तरीके से लेते हैं। लेकिन यही बात मुझसे 15 साल 20 साल बड़े मेरे परिवार के किसी सदस्य के सामने में उन्हें यह दृश्य दिखाया जाए तो वो थोड़े से टेकन अबैक हो जाएंगे। उन्हें तरीक मुश्किल होगी इस पूरे मसले को थोड़ा सा समझने में, थोड़ा सा उस खुलेपन को समझने में। या फिर हो सकता है मुझसे 10 साल छोटा कोई बच्चा हो, उसके लिए अरे उसने तो बस किसी किया है, व्हाट इज सो एबनॉर्मल इनटू इट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब एक जनरेशन, ठीक उसी तरह जब हम लेखन करते हैं तो आज का युवा आज की बातों को रखना चाहता है, जो कहीं ना कहीं वरिष्ठों के लिए संभवतः उनके देखने का नज़रिया नहीं होता है। संभवतः वे इस तरह से नहीं देखना चाहते हैं, या उन्होंने इस तरह से देखा नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये कल्पनातीत बातें हैं। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लूँगी। अभी मैं एक उपन्यास पढ़ रही थी और उपन्यास बड़ी अच्छी भूमिका, बहुत ही अच्छे स्टोरी लाइन पर था। स्टोरी लाइन ये था कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी तफ्तीश में लगा हुआ है और वो एक गायब कपल को, गायब युग्म को ढूंढने की कोशिश करता है। तो बीच में गौतम राजर्षि साहब का मैसेज का कमेंट आ गया, क्या ज़बरदस्त सीन था जी, बहुत ही अच्छा सीन था, मुझे भी पसंद आया था वह सीन। हम आगे बढ़ते हैं, उपन्यास की बातें करते हैं। उस एक गायब युगल को, मतलब युगल नहीं है, एक लड़की है, एक लड़का है और दोनों थिएटर में काम करते हैं। युगल को ढूंढने के लिए एक पुलिस ऑफिसर लगा हुआ है। और तो वहाँ पे नॉर्मली, चूँकि वो जो युवक है उसकी पत्नी है और लड़की जो है वो बस उसकी शिष्या है, लोग इसको बहुत ही अलग तरीके से देख रहे हैं। बट यहाँ पे चूँकि वो साहित्यकार युवा है तो उसने उसे अपने तरीके से परसीव किया, उसके लिए बहुत नॉर्मल बात है। मुझे लगता है कि वही चीज़ अगर कोई वरिष्ठ लिखता तो बिल्कुल अलग तरीके से लिखता। तो हमारे साथ युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह हो जाती है कि वे किस तरह से एक सीन को लेकर के आएँ कि हर कोई उसके साथ सामंजस्य बिठा सके। या मेरे ही सामने, मैं ही मेरी ही चुनौतियाँ देख लीजिए कि मैंने मेरी किताब में मैं एक युवा लेखिका हूँ, मेरे अनुसार मेरी किताब में मेरी नायिका है वो अपने नायक के साथ नहीं रहती है और उसे छोड़ देने को अपना विद्रोह मानती है। संभवतः मेरी माँ का या मेरी माँ की पीढ़ी के उपन्यासकारों के लिए वह टेकन के लिए तनिक अलग तरीके वे तनिक अलग तरीके से डील करते। तो चीज़ें जो हैं वो पीढ़ी दर गत से बदलती हैं। बाकी मैं अकेले कितना बोलती रहूँगी, तो मैं आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूँगी कुछ सवाल पूछिए युवाओं के बारे में। आपकी क्या उत्कंठा है, आप क्या जानना चाहते हैं युवाओं के बारे में। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। आप अगर कविता के शौकीन हैं तो आप देख लीजिए 2-3 कविताएं अभी हाल में देख लीजिए। हमारे कवि हैं, बहुत अलग तरीके से लिखते हैं। हमारी कवित्री हैं रश्मि भारद्वाज, उनकी कविता है मेरे पति की प्रेमिका।
तो उसने अपनी पति की प्रेमिका उस कविता में जो कवित्री है वो पति की प्रेमिका के बारे में लिख रही है, और उसका जो टेक है उस पूरे इंसिडेंट पर वो बहुत ही मॉडर्न टेक है। तो एक क्लैश और सम जो शायद बहुत ही probably it might not go down well with other generation, मतलब यानी शायद दूसरी पीढ़ी के साथ वह टेक उतने अच्छे तरीके से ना चाहे। तो अब ये क्लैश हो जाता है, थॉट क्लैश हो जाता है। जो थॉट क्लैश है वो युवाओं के लिए साहित्य में सबसे बड़ी चुनौती है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि युवा कौन है। अगर आप युवाओं को आइडेंटिफाई कर लें, अब युवाओं के बारे में बात कर लें कि युवाओं का कौन सा 20 से 40 वाले युवा हैं या 40 के बाद वाले युवा हैं, अगर इन चीज़ों को सेग्रीगेट कर लें तो शायद जो थॉट क्लैश है वो और भी प्रखर रूप से नजर आएगा। अच्छा, अगर हम युवा, अब साहित्य में युवा हैं कौन? दरअसल अब हम ज्ञानपीठ की ओर जाते हैं तो ज्ञानपीठ शायद 40 साल की उम्र तक को युवा मानता है और साहित्य अकादमी 35 तक को। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे युवा महोत्सव में बहुत सारे लोग जो हैं, युवा पत्रकार हैं, युवा लेखक हैं, युवा कवि हैं, वो 45-50 की उम्र के लोग भी शिरकत कर रहे होते हैं। तो क्या हम उन्हें युवा सिर्फ इसलिए कह देते हैं कि क्योंकि उन्होंने लेखन में बहुत बाद में शुरुआत की? क्या ऐसा होना चाहिए? तो यानी अपने आप को आइडेंटिफाई करना भी साहित्य जगत में युवाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और यहाँ पे भाई आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मैं अकेले, चूंकि ये एक आलाप जैसा हो रहा है तो मैं कितनी बातें अकेले करती रहूं। आप कुछ बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। अभी खूब सारे लोग हैं यहाँ पर, खूब सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आपकी आवाज़ ज़रूरी है। नहीं तो एक आलाप में बहुत मज़ा नहीं आता। आपको क्या लगता है? एक आलाप में बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे ब्लॉग राइटर्स भी हैं, दिख रहे हैं सामने। कुछ ब्लॉग राइटर तो सामने ही कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने उनका एक कमेंट दिखाया मुझे। तो ब्लॉग राइटर महोदय, अगर आप कुछ सवाल करना चाहें तो मेरे पास उसका जवाब होगा, नहीं तो मैं अकेले कितनी सारी बातें करूंगी। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा बातें कर सकती हूँ, पर अकेले बातें करने में मज़ा नहीं आता है। आप एक तुर्रा तो छोड़िए, तब तो मैं उसको लंबा खींचूंगी। प्रवीण जी लिख रहे हैं आपको सुनना अच्छा लग रहा है। मुझे भी आपका कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और अगर आप लोग मुझे सबसे पहले तो अभी मैं हिंदी प्लस के बारे में थोड़ी बात करना चाहती हूँ कि हिंदी प्लस बहुत ही अच्छा एक विचार है। पंकज जी ने बहुत अच्छे तरीके से यह पेज शुरू किया है हिंदी भाषा के प्रसार के लिए। तो हिंदी भाषा जो है, हाँ, हम लोगों की भाषा है, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे स्पेनिश लोगों की भाषा हिस्पैनिक है और फ्रेंच लोगों की भाषा फ्रेंच है। तो उसी तरह से हिंदुस्तानी लोगों की भाषा हिंदी है, और हमें हिंदी को उसी प्रेम से अपनाना चाहिए जिस तरह से बाकी चाइनीज़ मैंडरिन अपनाते हैं, फ्रांस के लोग फ्रेंच अपनाते हैं, स्पेन के लोग हिस्पैनिक अपनाते हैं। भाई, जब उन लोगों को अपनी मूल भाषा को अपनाने से प्रेम नहीं है तो हम क्यों कॉलोनियल हैंगओवर में रहें? हम क्यों अंग्रेजी के पीछे हिंदी को छोड़ते जाएं? तो शायद यह हिंदी प्लस का जो ये उपक्रम है, ये हिंदी के प्रति प्रेम को बढ़ाने का बहुत ही सुंदर उपक्रम है। और आज के युवाओं के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि वे अक्सर आजकल मैंने 2-3 युवा दोस्तों के मुंह से सुना, यार मैं तो हिंदी में यूं ही आ गया, आई कुड हैव रिटन इन इंग्लिश। अरे भाई, तो लिखो ना इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखो ना, क्यों नहीं लिखते हो? दरअसल एक ग्लैम फैक्टर बन गया है लिखना, आजकल एक ग्लैम फैक्टर हो गया है। युवाओं आजकल के दरअसल बोलने वाली बात नहीं है, फिर भी यह पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आजकल के साहित्यिक परिदृश्य में लेखन का मतलब पढ़ना, गहना और लिखना नहीं रह गया है। लेखन का मतलब हो गया है कि लिख लो, ग्लैमर अपना लो, एंड देन पढ़ना तो होता ही रहेगा। नहीं, पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जीवन के अनुभवों को नहीं लेंगे, जब तक आप अपनी पुरानी पीढ़ी को नहीं जानेंगे, क्योंकि पढ़ने का मतलब होता है अपने से पहले वाली पीढ़ी को जानना, अपने से पहले वाली पीढ़ी को समझना, और उसके बाद अपने विचार दर्ज करना। जब आप अपने से पहले वाली पीढ़ी को नहीं जानेंगे, उनकी ये समस्याओं को नहीं समझेंगे, उनकी बातों को नहीं समझेंगे, तो क्या लिखेंगे? तो मैं आजकल की युवा लेखन की सबसे बड़ी चुनौती ग्लैम फैक्टर को भी मानना है। ग्लैम फैक्टर के पीछे जो ग्लैम फैक्टर के पीछे जो असल मेहनत हुआ करती थी लिखने के दौरान, अच्छा, वो कम होती चली जा रही है। अब मैं एक किस्सा सुनाती हूँ।
रविंद्र कालिया जी का। तो रविंद्र कालिया जी का मैं किसी ज़माने में इंटरव्यू पढ़ रही थी। उनकी बहुत, ममता कालिया उनकी पत्नी है, और उनका एक बहुत खूबसूरत, उनकी बहुत खूबसूरत कहानी है, 9 साल छोटी पत्नी। उस कहानी का जिक्र उन्होंने ऐसे किया था, जब वो कहानी उन्होंने लिखी थी तो उस ज़माने में मोहन राकेश जी ने उनको एक टिप्पणी दी थी। वह हुआ क्या था कि मोहन राकेश इंडियन कॉफ़ी हाउस के बारे में, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने इंडियन कॉफ़ी हाउस के बारे में बहुत सुना होगा, ठीक है। तो इंडियन कॉफ़ी हाउस एक ज़माने में लेखकों पत्रकारों का हब हुआ करता था। तो जब बहुत युवा थी रविंद्र कालिया, जब उन्होंने 9 साल छोटी पत्नी लिखा था, उस ज़माने में उस वक्त मोहन राकेश अपनी नई नवेली पत्नी के साथ उन्हें मिले इंडियन कॉफ़ी हाउस पर। तो मोहन राकेश जी की पहली टिप्पणी यही थी, भाई तुम्हारे पास अनुभव कहाँ से आया जो तुमने यह लिख दिया। तो रविंद्र कालिया जी ने आगे लिखा था उस टिप्पणी पर कि मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन संभवतः रविंद्र कालिया जी को अगर आप पढ़ेंगे, उनकी गालिब छूटी शराब भी पढ़ेंगे या उनके लेखन कर्म को पढ़ेंगे, तो आपको यह आराम से समझ में आ जाएगा कि 9 साल छोटी पत्नी लिखने के पीछे उनका जीवन अनुभव था, उनका दर्शन था, उनकी पढ़ाई लिखाई थी। अगर हम बहुत पढ़ते लिखते हैं तो शायद एक साहित्यिक जो मील का पत्थर होता है वह दे पाते हैं। अगर आप दिस गोज इन ऑलमोस्ट एवरी डायरेक्शन। अगर आप बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर्स को भी लें तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी पिछली पीढ़ी के किए हुए काम का बहुत ही ज़्यादा अध्ययन किया हुआ होता है। तो जो अध्ययन है, अध्ययन की कमी वर्तमान युवा लेखन में के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो बेहतर यही है कि हमें बहुत ज़्यादा हम पढ़ना शुरू करें ताकि हम बेहतर लिखना शुरू करें। बहुत सारे सवाल आ गए हैं, यह अच्छा है। पहला सवाल है सच्चिदानंद मिश्रा जी का। वे लिखते हैं, शर्मिष्ठा की लेखिका को नमस्कार। नमस्कार सच्चिदानंद जी। प्रश्न, शर्मिष्ठा लिखने के लिए कितना पढ़ना पड़ा था आपको, या अनुभव भी बहुत है, या दोनों चाहिए? सच्चिदानंद जी, मैं केवल अनुभव के पक्ष में नहीं हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, पढ़ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने हालांकि यह कहानी बहुत कम उम्र में मेरे दिमाग में आई थी, पर इसे पूरा करने के लिए मैंने ब्रह्म पुराण पढ़ा, मैंने गिरीश कर्नाड साहब की हयाती पढ़ी, मैंने महाभारत पढ़ा, मैंने विष्णु सकाराम खांडेकर की ययाति पढ़ी, और जहाँ जहाँ जिक्र था शर्मिष्ठा और ययाति का, मैंने वे तमाम चीज़ें पढ़ी हैं। तब शायद संभवतः मैं अपने भाव को एक रूप दे पाई हूँ। गौतम जी का कहना है, हाल ही के रजा युवा महोत्सव में 45 से 50 साल की उम्र के लेखक निमंत्रित थे। जी गौतम जी, मैं भी एक्चुअली हमेशा पजल ही रहती हूँ इस बात को लेकर कि असल युवा है कौन, किसको असल युवा माना जाए साहित्यिक परिदृश्य में। वे जिन्होंने बहुत लेट शुरू किया लिखना और 40-45 से अधिक उम्र के हैं, या फिर हम जैसे लोग जो 30 के दरमियान में है, या फिर वे जो 20 साल की उम्र के दरमियान में है। यह वर्गीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि असल युवा कौन है साहित्यिक परिदृश्य में। समता जी, बहुत नमस्कार आपको। समता जी का सवाल है, गांव की महिलाएं साहित्य से कैसे जुड़ सकती हैं? समता जी, बहुत आसान है जुड़ना, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्चुअली पता है, हमारे पुराने ज़माने में मुझे याद है कि मेरे बाबा ने करीब 40-50 साल पहले पुस्तकालय खुलवाया था। तो जो पुस्तकालय उनके खुलवाने के 2 दशक बाद तक तो बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद वहाँ पे पुस्तकें गायब हो गई और गाय भैंस बकरियाँ बांधी जाने लग गई पुस्तकालय के परिसर में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रास रूट लेवल पर, मतलब गांव के यूनिट लेवल पर पुस्तकालय को रिवर्बरेट किया जाए, पुस्तकालयों में सांस फूंकी जाए, उनका पुनर्जागरण किया जाए, पुनरुत्थान किया जाए। जो पुस्तकालय कम से कम एक कॉमन प्लेस हो, जहाँ पे गांव, पहले जब अनामिका जी के साथ मैं एक सेशन में थी, तो वहाँ अनामिका जी ने बड़ा अच्छा जिक्र किया था कि गांव, उनके ज़माने में जब पुस्तकालय हुआ करते थे तब वे जाती थी, तब उस ज़माने में अन्ना कैरेनिना जो टॉल्स्टॉय का बहुत ही महान उपन्यास है, उसका अनुवाद उपलब्ध था उनके गांव के पुस्तकालय में, और औरतें जाती थी एना कैरेनिना को पढ़ने के लिए, और समय बचाकर अपने दैनिक काम से 2-2 घंटे 3-3 घंटे बचाकर एना कैरेनिना को पढ़ती थी। सोचिए, टॉल्स्टॉय का क्लासिक विदेशी साहित्य बिहार के किसी गांव में एक घरेलू महिला पढ़ रही है। तो एक्चुअली दरअसल हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जो पुस्तकालय का जो कल्चर की जो संस्कृति थी, का जो कल्चर था, उसका पुनरुत्थान किया जाए, क्योंकि किताबें होंगी, घर घर में किताबें होंगी, तो हर कोई किताबों से जुड़ेगा, और हर कोई किताबों से जुड़ेगा तो एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। बहुत शुक्रिया समता जी इस सवाल के लिए।
नई पीढ़ी के आशुतोष जी का बहुत सुंदर सवाल है। नई पीढ़ी के सामने अश्लील और गाली गलौज से लबरेज वेब सीरीज किस तरह का साहित्य है, क्या आप नए समाज के लिए इसे चुनौती मानती हैं? आशुतोष जी, बहुत पता है, मैं जब देखती हूँ अश्लील शब्द पर तो मैं फोकस नहीं करूँगी, पर मैं जब बेतुकी गाली गलौज से भरी हुई सीरीज को देखती हूँ तो मेरा मन दुखी हो जाता है कि क्या हम इसे ही साहित्य कहते हैं? काशीनाथ सिंह जी ने काशी का 80 लिख दिया, वह अपनी तरीके में एक कल्ट हो गया। लेकिन क्या ज़रूरी है कि हम हर बार अपने आप को काशी का 80 लिखते हुए, उन्होंने काशी की संस्कृति के बारे में लिखा था, तब उसमें गालियों की भरमार थी और वह एक कल्ट हो गया। ज़रूरी नहीं है कि हर कल्ट में गालियाँ भरी जाएं। मुझे लगता है कि ये जो गालियाँ हैं वो क्लिक बेट वाली संस्कृति का हिस्सा है कि भाई गाली लिख देंगे, उधरा हुए गाली को मतलब माँ बहन को आइटम की तरह परोस देंगे, ऑब्जेक्ट की तरह परोस देंगे, उधरे हुए शरीर को ऑब्जेक्ट की तरह परोस देंगे। तो बहुत सारे लोग चूंकि सेक्स के प्रति और गालियों में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आप जो ये सबसे विभत्स गालियां होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सेक्स है। तो सेक्स के प्रति जो कुंठा है वो भारतीय समाज के लगभग औसत दिमाग में होती है। तो उस कुंठा को भुनाने का बहुत ही गंदा और घटिया प्रयास है आजकल का गाली गलौज से भरा हुआ वेब सीरीज। और हिंसा और सेक्स, ये दोनों सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें हैं, उसी को भुनाते हैं ये लोग। और इसमें आप देखेंगे कथानक के तौर पे कुछ भी नहीं होता है। इसी दरमियान में जो पंचायत है वो बहुत ही फ्रेश बाउट ऑफ एयर है। आप देखेंगे पंचायत में कहीं कोई अश्लीलता नहीं है, बहुत ही सुंदर एक मौलिक कहानी है। मुझे पंचायत देखकर मुझे लगा कि टीवीएफ सचमुच में रूल करता है इंडियन सीरीज इंडस्ट्री में। इससे बेहतर शायद कुछ और नहीं हो सकता था। तो पंचायत में कहाँ है गालियाँ? पंचायत में बहुत सुंदर तरीके से एक कहानी को एक धीरे धीरे पुशिंग द बाउंड्री वाले, जैसे कि जो पंचायत का मेन जो कैरेक्टर है, हीरो जो है, वो किस तरह से धीरे, अभिषेक तिवारी किस तरह से बाउंड्री पुश करता है, किस तरह से सरपंच जो असली जो प्रधान है उन्हें मुख्य परिदृश्य में लाता है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही खूबसूरत हैं। तो मुझे जो मतलब आप जब अश्लील वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मुझे पंचायत बहुत ही कूल एंड फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर के तौर पर नजर आता है। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। तरुण गोस्वामी जी, बहुत नमस्कार आपको भी। और आप तनिक देर से आए, मैंने अपनी वार्ता पहले शुरू कर दी थी जी। आप लोगों में से किसी और का कोई सवाल या फिर मैं आगे बढ़ूं? हमारे पास दरअसल देखिए, जब हम आशुतोष जी के ही सवाल को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो मैं ये भी देखूंगी कि साहित्यिक, आजकल जो साहित्यिक लेखन, युवा साहित्यिक लेखन हो रहा है, वह लेखन के लिए कम फिल्म में जाने के लिए अधिक हो रहा है। अरे यार, मैंने ये किताब लिख ली है, ये तो वेब सीरीज चली जाएगी, मैं इतने पैसे कमा लूंगा। पैसा कमाना कभी भी बुरी बात नहीं है। हम सब की आकांक्षा होती है कि हमारे पास जीवन यापन के बेहतरीन तरीके हों, हम बहुत अच्छे तरीके से जिए, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हों। लेकिन लेखन जरूरी नहीं है कि हर साहित्यिक लेखन, हर किताब पर फिल्म बने ही। हर कुछ मतलब हर किताब, हर कहानी फिल्म बनने के लिए नहीं लिखी जाती है, या हर कहानी उपन्यास बनाने के लिए नहीं लिखी जाती है। अगर हम सिर्फ फिल्म या वेब सीरीज को सोच कर लिखेंगे तो हमारा लेखन बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा। हम एक मतलब संभवतः हम क्लासिक्स पैदा नहीं कर पाएंगे। तो जो वेब सीरीज लेखन और क्लासिक्स लेखन जो है, अगर हम उसको फोकस ना करके, अगर हम सिर्फ लेखन पर केंद्रित हो जाएं, हम अपने अवलोकन को, अपने अवचेतन को प्रस्तुत करने में ज़्यादा केंद्रित रहें, तो वह बेहतर होगा। लेकिन गालियाँ हमारे परिवेश में मौजूद हैं, तो उनका इस्तेमाल होना या ना होना किस तरह से इस बात को साहित्य या असाहित्य कर जाएगा? गौतम राजर्षि जी का सवाल है। गौतम जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले काशी का 80 का उदाहरण दिया था कि गालियाँ हमारे परिवेश में मौजूद हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन और जब हम एक अपने लोक की बात कर रहे होते हैं तो हम गालियों की बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से गालियों की बात, हम बहुत ज़्यादा गालियों की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर गालियाँ वाक्य के साथ अपनी भूमिका तय करते हुए आए तो वह चुभता नहीं है आंखों को, ना ही जहन को। लेकिन अगर हम बेतुके तौर पे सिर्फ गालियाँ ठूसने के लिए गालियाँ ठूसते जाएं तो वह साहित्य नहीं, लुगदी हो जाए। लुगदी भी नहीं, मैं लुगदी भी क्यों कहूँगी, मैंने तो वेद प्रकाश शर्मा जी को ही पढ़ा है, उसमें भी गालियों की इतनी भरमार नहीं होती थी जितनी आजकल की वेब सीरीज और साहित्यिक सो कॉल्ड साहित्य, युवा साहित्य में मिलता है। तो
तो आप हर तरीके से, मतलब गालियां अगर अपने नेचुरल प्राकृतिक फ्लो में आ रही हैं तो उसको हटाना संभव, तो उससे हटाना भी नहीं चाहिए, उसको हटाना संभव नहीं है। लेकिन सिर्फ ठूसने के लिए, क्लिक बेट के लिए अगर हम गालियों को ठूसेंगे तो ना तो उस साहित्य का कोई औचित्य रहेगा, ना ही गालियों का कोई औचित्य रहेगा। आशुतोष जी, शुक्रिया आपको भी, और आपको भी आपकी किताब के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तरुण जी, एक सवाल, युवा लेखन से आप क्या मानती हैं? उम्र किताबों का ढेर या साहित्य की कसौटी पर नया लेखन? तरुण जी, युवा लेखन से क्या मानती है, इस सवाल का मैं एक्चुअली पूर्व में भी जवाब दे चुकी हूँ, फिर से कहती हूँ। युवा लेखन से मैं कहना चाहती हूँ, उम्र का मुझे लगता है कि नई उम्र वाली वह पौध, वह नस्ल जो अपने लेखन में, अपने कहन में अपने अनुभव यानी अपने ढंग का, अपने समय की बात लेकर के आए, वे लोग युवा लेखक हैं। बाकी साहित्य की कसौटी पर नयापन तो उम्र की बांधी नहीं है, कोई भी साहित्य की कसौटी पर नया हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप जोशी जी, मनोहर श्याम जोशी जी को ही मानेंगे तो उन्होंने 40 अपने 40 के उत्तरार्ध में, हाँ उत्तरार्ध में उनका अपना पहला उपन्यास अपने 40वें के उत्तरार्ध में कुरुकुरु स्वाहा लिखा था, और बहुत ही नया था। तो उस वक्त उम्र के लिहाज से आप चाहेंगे 44 या 45 या 47 साल की उम्र में उन्होंने जोशी जी ने लिखा था। तो अगर आप कहेंगे कि उस वक्त वे युवा थे, तो मेरे अनुसार उम्र की कसौटी पर युवा नहीं थे, परंतु कहन उनका बहुत युवा था। तो मुझे लगता है कि युवापन कहन में जो युवापन है, कहन में जो नवता है, वो उम्र की बांधी नहीं है। लेकिन युवा लेखन के तौर पे मैं दरअसल इसे एक पर्टिकुलर 20 से 40 वाले टाइम फ्रेम में ही फिट करना चाहूँगी। उससे ऊपर वरिष्ठ युवा कह लीजिए, युवा नहीं होते हैं वे। और प्रवीण जी लिख रहे हैं, काशी में गालियों का अलग ही महत्व है, लेकिन वह भी एक दायरे में। बिल्कुल सही, क्योंकि गालियां काशी की संस्कृति में रची बसी हैं, तो इसलिए काशी का 80 में गालियां कानों को खटकती नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए पढ़ने योग्य किताबें ज़रूर बताइएगा। मेरे पास 300 से अधिक किताबें। सजदानंद जी, आपके पास 300 से अधिक किताबें हैं। अगर आपने ये सारी किताबें पढ़ ली तो मैं क्या आपको बताऊंगी, आप खुद ही बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। हाँ, मौका मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगी। वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट है, सबसे पहले तो मैं जीबी शॉ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो जीबी शॉ की किताबें अगर उसका अनुवाद मिल जाए तो पिग्मेलियन मेजर बारबरा की को ज़रूर पढ़िएगा। ऑस्कर वाइल्ड की लेडी विंटरवेस्ट फ़ैन अगर मिल जाए तो ज़रूर पढ़िएगा। और वदरिंग हाइट्स का अनुवाद मिल जाए तो ज़रूर पढ़िएगा। सिल्विया प्लाथ की कविताएं ज़रूर पढ़िएगा। और उसके अतिरिक्त क्या बताऊँगी, माया एंजेलो की कविताओं को पढ़िएगा। हिंदी साहित्य में आए तो मुझे चांद चाहिए बहुत ही पसंद है, मुझे कसब बहुत पसंद है, मुझे राजकमल चौधरी का लिखा हुआ बहुत पसंद है, मुझे और क्या पसंद है, मुझे समकालीन साहित्य में गौतम राजर्षि का लिखा हुआ बहुत पसंद है, रश्मि भारद्वाज की कविताएं बहुत पसंद हैं, मुझे अशोक वाजपेयी जी की कविताएं बहुत पसंद है, फैज़ बहुत पसंद हैं, मुझे गालिब को मैं गाहे बगाहे पढ़ती रहती हूँ। रेख्ता.com मेरा पर्सनल गेटवे है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें कहने को, एक सेशन में शायद सारी बातें नहीं आ पाएंगी। डॉक्टर जितेंद्र जी लिख रहे हैं, बेहतर प्रस्तुति। बहुत ही शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जी, आपका आना हुआ, बहुत बहुत आभार उसके लिए। और मुझे लगता है कि मेरे पास बातों की कमी हो रही है, गला सूख रहा है पानी पीने के बावजूद भी। तकरीबन 28 मिनट हो गए हैं वार्ता करते हुए, और मुझे लगता है कि वार्ता को बहुत, जब बात कम होने लग जाए तो वार्ता को बहुत खींचना नहीं चाहिए, है ना? आपका क्या कहना है? अरे आपका क्या कहना है? इससे पहले ही सुरेश लाल जी का मैसेज आ गया है उत्तराखंड से, हमारा भी प्रणाम। आपको भी नमस्कार सुरेश जी। उम्मीद है कि आप स्वस्थ हैं, आपके आसपास के सारे लोग स्वस्थ हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग ख्याल रख रहे हैं। तो भाई साहब, मुझे नहीं पता, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि 3 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी क्या घोषणा करने वाले हैं। हमारा लॉकडाउन बढ़ेगा या कम रहेगा, जो भी होगा उन तमाम हालातों में आप लोगों से अनुरोध यही होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखिएगा। एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी हमेशा बरकरार रखिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसी दरमियान तरुण जी का एक और सवाल आ गया, महिला साहित्य क्या दौर के हिसाब से बदला है या महिलाएं बदल गई हैं? क्योंकि अब आज़ादी और बदलाव के मायने महिलाओं के यथार्थ और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बदलता है।
तरुण जी, बहुत ही लाजिम सवाल है आपका। मैं यह कहूँगी कि महिला साहित्य क्या दौर के हिसाब से बदला है? जी बिल्कुल, दौर के हिसाब से बदला है। आजकल के आज अगर आप आजकल के साहित्य में देखेंगे तो उसमें विरोध नज़र आता है, उसमें नज़र आता है कि मैं जो धर्रे पर चीज़ें चल रही हैं उसको तोड़कर कुछ अलग करना चाहती हूँ। और जब आप पहले का महिला साहित्य देखेंगे, आप मन्नू भंडारी को पढ़ेंगे, आप बहुत हद तक मन्नू भंडारी की आपका बंटी का जिक्र करना चाहती हूँ। तो वहाँ पर आपका बंटी की जब कहानी चल रही होती है, महिला प्रधान कहानी है, एक टूटे हुए घर की कहानी है, जिसमें कि लड़की जो है तलाक होने के बाद किसी और से शादी करती है। वहाँ पर उसकी प्राथमिकता में वो अपने आप को प्राथमिकता देकर वह शादी करती है, लेकिन वह गिल्ट में चली जाती है कि मैंने अपने बच्चे पर को प्राथमिकता नहीं दी, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं आपका बंटी में गिल्ट है। या महादेवी वर्मा में ही आप देखेंगे पुशिंग द बाउंड्री है कि धीरे से दीवार को थोड़ा थोड़ा दीवार को थोड़ा थोड़ा खिसकाओ, दरवाजे को थोड़ा थोड़ा खोलो, ताकि हम हवा धीरे धीरे आए और हम ताकि एक दिन पूरा खोल पाएँ। और आज के लेखन में आप देखेंगे तो वहाँ पे एक प्रखर आवाज़ है कि नहीं, हमें जो समाज की यह रीति है हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, हमारे अपने चाल हैं, हमारे अपना ढंग है। और आज की जो संस्कृति है बहुत हद तक पश्चिम का जो एक स्त्री विमर्श है उससे भी बहुत ज़्यादा चलायमान है। लेकिन आपके आज की संस्कृति में देखेंगे कहीं ना कहीं बहनापे की भी भूमिका है। तो मतलब महिला, हाँ बिल्कुल, भौगोलिक स्थिति और यथार्थ के हिसाब से बहुत ज़्यादा आजकल की चीज़ें बदल रही हैं। आप मैं अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ कि शर्मिष्ठा लिखने के दौरान शायद यह अगर मैं खुद ही 50 साल या 30 साल पहले की स्त्री होती तो जो मैंने उसका अंत किया है वह अंत नहीं करती। मेरे द्वारा लिखी गई किताब या मेरे द्वारा किया गया अंत जो है वो बहुत हद तक मेरे अपने विचार, मेरे अपने सामाजिक सरोकार, मेरे अपने सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। तो बिल्कुल महिलाओं की यथार्थ और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से लेखन जो है वो बहुत बदलता है। जब आप युवा साहित्य की बात करती हैं, गौतम राजेश्वरी जी का सवाल है कि जब आप युवा साहित्य की बात करती हैं तो अपने समकालीनों में कविता या कथा श्रेणी में किनको पढ़कर आपको लगता है कि इनका लिखा युवा साहित्य के कुनबे को किसी तरह की बुलंदी दे रहा है? गौतम जी, सबसे पहले मैं कथ्य की बात करना चाहूँगी। मैं युवा साहित्य की बात करूँगी कथ्य में तो मुझे चंदन पांडे बहुत अच्छे कथाकार हैं और मुझे वैधानिक गल्प किताब ने बांधी, मतलब वैधानिक गल्प किताब से मैं बंध गई थी। बहुत ही अच्छे आला दर्जे के लेखक हैं चंदन पांडे। और आपकी लिखी हुई कहानियाँ भी मुझे काफ़ी पसंद हैं। मुझे बहुत सारे लोग युवा लेखन में, मुझे विजयश्री की लिखी हुई कहानियाँ बहुत पसंद हैं। अगर हम युवा पीढ़ी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो मुझे आकांक्षा पाड़े की कहानियाँ, मतलब आकांक्षा पाड़े की कहानियों में गजब का एक सम्मोहन होता है, तो मुझे आकांक्षा पाड़े जी की कहानियाँ भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मुझे नाम, अब ये बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया है आपने। आप चाहते हैं कि मेरी कुटाई हो बहुत बढ़िया से, यही आप चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम याद नहीं आ रहे हैं और नाम छूटेगा तो हो सकता है जैसा परिदृश्य होता है मेरी कुटाई हो जाए। तो कथ्य में मुझे विजयश्री, आकांक्षा पाड़े, आप, चंदन पांडे, कुणाल की कहानियाँ भी मुझे, आप ही ने मुझे सजेस्ट किया था उनकी कहानी, कुणाल की कहानियाँ मुझे पसंद हैं। मुझे और कौन पसंद है युवा साहित्य में? बहुत सारे नाम हैं, माफ़ कीजिएगा अगर कोई भी नाम बच जाएगा तो मैं ऊपर अपनी पोस्ट में नाम के साथ लिख दूंगी। और कविता और गज़ल की बात करेंगे तो मैं आपकी गज़लों की शौकीन हूँ, शायद आई हूँ। हाँ, कथ्य में इरशाद खान सिकंदर की एक कहानी है दूसरा इश्क, वह कहानी भी मुझे बेहद पसंद है। इरशाद बहुत ही मुकम्मल नाम है, शेर व शायरी और कथ्य में भी अगर वो कथ्य पे काम करेंगे तो भी बहुत अच्छा करेंगे। प्रभात जी की कहानियाँ भी मुझे पसंद है, प्रतीक्षा की कहानियाँ मुझे पसंद है। अगर युवा के सेगमेंट को थोड़ा और बढ़ाया जाए, मनीषा जी तो वरिष्ठ हो गई हैं बट बहुत ही अच्छी कथाकार हैं। गीता श्री के पास वरिष्ठता, युवाओं को छोड़ के अगर मैं वरिष्ठता की ओर थोड़ी जाती हूँ, गीता श्री के पास कहानियों की अलग रेंज है, उनकी जितना फ्रेश टॉपिक किसी के पास नहीं होता है। और कविता की बात करूँगी, कविता गज़ल की बात करूँगी तो गज़ल में आप इरशाद हो गए, त्रिपुरारी हो गए,
और भी बहुत सारे नाम हैं बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। और कविता की बात मैं करूँगी कि कविता की बात करूँगी तो रश्मि भारद्वाज, वीरू सोनकर, और कौन है कविता में, अर्चना लार्क बहुत अच्छा, बहुत नई लड़की है, बहुत अच्छा लिख रही है। अदनान कफील दरवेश मुझे बहुत पसंद हैं। और कौन, वीरू हो गए। पूनम अरोड़ा की कहानी की कविताओं में मतलब अलग तरीके का कथ्य है। गीत चतुर्वेदी की कविताओं को पढ़ना कि दरअसल उनके अनुवाद में जो मज़ा है वह किसी भी चीज़ में नहीं है। नॉन फिक्शन में मुझे आशुतोष भारद्वाज का जो गद्य है वो बहुत ही मज़ा देता है। तो आशुतोष भारद्वाज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत सारे नाम हैं। ये बहुत ही कठिन परीक्षा ली है मैंने आपने मेरी, और मैं आपको इसके लिए आपको मतलब छोड़ने वाली नहीं हूँ। आई एम गोइंग टू राइट अगेंस्ट यू, दिस इज़ एक्चुअली नॉट डन। तरुण जी आपका आभार। युवा साहित्य और नई वाली हिंदी पर कुछ कहिए। सच्चिदानंद जी, नई वाली हिंदी अच्छा है, बहुत ही लोकप्रिय साहित्य का नया मजमून है। उन सबको शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वे गंभीर साहित्य धारा में भी किसी दिन अपने लेखन की वजह से जगह बनाएं। अच्छा है युवाओं के बीच में लोकप्रिय धारा में पैठ बना लेना, लेकिन सुंदर साहित्य रचना भी उतना ही बेहतर होगा। उम्मीद है कि वे एक दिन बहुत ही सुंदर साहित्य रचेंगे वे सबके सब। समता कुमारी, क्या पुरुष लेखक ज्यादा सफल है? नहीं, बिल्कुल। यह किसने कह दिया कि पुरुष लेखक ज्यादा सफल हैं? भाई जो लिखेगा और बेहतर लिखेगा वह सफल होगा। जेंडर लेंस से लेखन को नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, यह बात अलग है कि पुरुष ज्यादा हैं, क्योंकि आमतौर पर अब तो लेखिकाएं भी बहुत सारी हैं, कवि भी बहुत सारे हैं, स्त्री कवियां भी बहुत सारे हैं। तो आप इसको जेंडर लेंस से देखना बंद कर दीजिए। मैं यह उचित नहीं समझती हूँ कि किसी एक जेंडर को प्रश्रय दिया जाए। बहुत शुक्रिया समता जी आपके इस तारीफ के लिए। और अच्छा खासा प्रिया गोस्वामी लिख रही हैं, आधुनिक युवा लेखन को साहित्यकार कहलाना जरूरी है या केवल अपना काम करते जाना ही समाज को झकझोर सकता है? साहित्य के पैमाने पर खड़ा उतरते हुए नहीं। आपका विचार? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि साहित्यकार कहलाने से बेहतर है कि हम अपना समाज को झकझोरने वाला अपना लेखन करते चले जाएं, क्योंकि किसी टैग से ज़्यादा ज़रूरी है काम किए जाना। अभी मैंने बिल्कुल इस सेशन के बिल्कुल शुरू में जिक्र किया था इरफान खान साहब का। तो इरफान खान साहब बिना किसी टैग के बस अपना काम किए जा रहे थे, अपनी भूमिकाओं में उतरते चले जा रहे थे, और शायद इसी की वजह से वे एक मुकम्मल कलाकार बन पाए। तो मुकम्मल साहित्यकार बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी भी टैग को पीछे छोड़ के अपना काम करते जाएं। बहुत ही आभार प्रिया जी, समता जी, आप तमाम लोगों का जो लोग मुझे सुनने के लिए आए। अब जाने की वेला आई है, 37 मिनट हो गए हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार। बाय बाय। और हिंदी प्लस पर ज़रूर आइएगा, यह बहुत ही अच्छा एक उपक्रम है पंकज जी का। उन्हें भी बेहद आभार मुझे मौका देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।